वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी शक्ति। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल की शिक्षा की नई नीति आ चुकी है जिसमें 5+3+3+4 ये नीति अपनाई गई है। इसका मतलब 10वीं बोर्ड हटा दिया गया है। अब केवल पूरे क्लासेस में 12th बोर्ड को रखा गया है। इसका मीन्स ये है कि इस साल बाकी किसी क्लास का पेपर हो या ना हो, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम होना कंपलसरी है। तो 12वीं का बोर्ड होगा। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा, आज ना हम केमिस्ट्री करेंगे ना हम मैथ्स करेंगे, हम लोग केवल आज फिजिक्स को ही टारगेट करेंगे। फिजिक्स का कोर्स को ही आज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 15 जैसे ही कंप्लीट होगा, आपके फिजिक्स में 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का मेरा क्लास पूरा फिजिक्स को डेडिकेटेड रहेगा। कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा था, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही ये क्लास कंप्लीट हो जाए, ये चैप्टर ओवर हो जाए। ओके स्टूडेंट, सो कम्युनिकेशन सिस्टम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। संचार क्या होता है? तो यदि किसी भी विचार को या किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। किसी भी सूचना को या किसी भी विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनी डाटा, इंफॉर्मेशन और थिंकिंग from one place to another is called communication। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में हमको 5 मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है। 5 कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन डाटा, दूसरा होता है आपका ट्रांसड्यूसर, जो क्या करता है नॉर्मल डाटा को इलेक्ट्रॉनिक डाटा में कन्वर्ट करता है, ट्रांसड्यूसर। फिर तीसरा आ जाएगा ट्रांसमीटर, जो क्या करेगा उसको स्पेस में छोड़ देगा, चैनल में छोड़ने का काम करता है। फिर चैनल के बाद आ जाता है रिसीवर, जो छोड़े हुए डाटा को क्या करने का काम करता है, गेन करने का काम करता है। और रिसीवर के बाद लास्ट आ जाता है आपका ट्रांसलेटर, जो वापिस से डाटा को पढ़ने योग्य, समझने योग्य बनाता है। तो ये था कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें एक टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, बैंडविड्थ। क्या पढ़ेंगे? बैंडविड्थ। बैंड चौड़ाई क्या होती है? बैंड चौड़ाई क्लियर हो क्या? कोई सा भी अगर हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कोई से भी सूचना ले लेते हैं, वो सूचना की जितनी आवृत्ति होती है, उस सूचना की जितनी आवृत्ति होती है, जितना उसका क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, मीन्स जितना उसका कवरेज फ्रीक्वेंसी रहता है, वो उस जगह का जितना दूर तक वो उसकी फ्रीक्वेंसी फैली हुई रहती है, वो फैली हुई फ्रीक्वेंसी का एरिया क्या कहलाता है? बैंडविड्थ या बैंड चौड़ाई कहलाता है। मतलब हम लोग कोई सा भी क्या ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, सूचना ले लेते हैं, डाटा ले लेते हैं। उस सूचना या डाटा जितने एरिया तक फैली हुई रहती है, जितनी उसकी आवृत्ति रहती है, जितनी फ्रीक्वेंसी रहती है, वो उसकी क्या कहलाती है? बैंडविड्थ कहलाती है स्टूडेंट। जनरली इसको मापा जाता है हर्ट्ज से। इससे मापा जाता है हर्ट्ज से मेजर किया जाता है स्टूडेंट। क्लियर है? बैंडविड्थ के बाद अगला टॉपिक आ जाता है कैरियर वेव। क्या आ जाता है? कैरियर वेव, वाहक तरंगे। क्या बोलते हैं इसको? वाहक तरंगे। अब कैरियर वेव्स या वाहक तरंगे होती क्या है? देखो, कोई सा भी अगर इंफॉर्मेशन या डाटा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में बना रहे हैं, तो वो अगर सिर्फ डाटा या सिग्नल है, अगर आप एक चोंगा पकड़ के भी चिल्लाओगे, एक माइक में भी चिल्लाओगे, तो एक लिमिटेड दूरी तक आपकी आवाज क्या हो सकती है? पहुंच सकती है। मतलब एक लिमिट दूरी के बाद, एक दूरी के खत्म, सीमा के खत्म होने के बाद आपकी आवाज उसके आगे नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपकी आवाज को पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरे कंट्री को, पूरे स्टेट को अगर सुनाना है, तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? रेडियो एफएम की जरूरत पड़ती है, टीवी सिग्नल की जरूरत पड़ती है, मोबाइल की जरूरत पड़ती है, टेलीफोन की जरूरत पड़ती है। तो ये किस पर वर्क करता है? कैरियर वेव पर। हम लोग जो भी सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं, उसको कैरियर वेव के साथ मिला दिया जाता है। तो कैरियर वेव, वाहक तरंग, एक ऐसा तरंग होता है जो किसी भी सूचना को, किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबी दूरी तक क्या कर सकता है? मोशन करवा सकता है। नॉर्मल कोई सी भी सूचना है, नॉर्मल कोई सा भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन एक लिमिटेड दूरी तक गति कर सकती है। लेकिन एक ऐसा तरंग, एक ऐसा वेव जो उसके साथ ओवरलैपिंग करके, जो उसके साथ अति व्यापन होकर लंबी दूरी तक उसको लेकर जाता है, वो तरंग क्या कहलाता है? वाहक तरंग या कैरियर वेव कहलाता है। इट मीन्स द वेव which is used to
take normal audible or visual wave to maximum distance is called carrier wave, is called carrier wave। एक ऐसा तरंग जो दृश्य तरंगों को लंबी दूरी तक लेके जाने में हमारी सहायता करता है, वो आपका क्या कहलाता है? वाहक तरंग कहलाता है। एक ऐसा तरंग जो श्रव्य तरंगों को या दृश्य तरंगों को लंबी दूरी तक लेके जाने में हमारी सहायता करता है, वो वाहक तरंग या कैरियर वेव्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वाहक तरंग या कैरियर वेव्स कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? इज देयर एनी डाउट? किसी कोई डाउट है? ओके, गुड। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आ जाता है मॉड्यूलेशन। क्या आ जाता है? मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मॉड्यूलन। तो मॉड्यूलन होता क्या है? मॉड्यूलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑडिबल और विजुअल इंफॉर्मेशन सिग्नल with carrier wave is called modulation। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें श्रव्य दृश्य तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अधिव्यापित किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मॉड्यूलन या मॉड्यूलेशन। क्या एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी मतलब प्रक्रिया जिसमें ऑडिबल वेव मतलब श्रव्य तरंगों को, विजुअल वेव मतलब दृश्य तरंगों को वाहक तरंगों के साथ मिलाने की प्रक्रिया, अधिव्यापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट? मॉड्यूलेशन कहलाती है। मीन्स ये आपका क्या हो गया? ये एक वेव हो गया ऑडिबल का, और ये आपका क्या हो गया? कैरियर वेव हो गया। दोनों को क्या करना है? इंटरमिक्स करने की प्रक्रिया, जिससे दोनों क्या हो सके? एक साथ गति कर सके, इसी में ही रहेगी, इस तरीके से गति कर सके। तो ये वाला वेव क्या कहलाएगा? आपका मॉड्यूलेटेड वेव। मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें श्रव्य तरंगों एवं दृश्य तरंगों को वाहक तरंगों के साथ अधिव्यापित किया जा सके, वो मॉड्यूलन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑडिबल और विजुअल वेव विद कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और जो एक नया तरंग बनकर तैयार होता है, इस तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलित तरंग। इस तरंग को बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलित तरंग। क्या बोलेंगे? मॉड्यूलित तरंग। क्लियर है? द वेव क्रिएटेड बाय मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वेव। एक ऐसा तरंग जिसको मॉड्यूलन की क्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मॉड्यूलित तरंग कहलाता है स्टूडेंट। क्या कहलाता है? मॉड्यूलित तरंग कहलाता है। क्लियर? द वेव विच इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट, वो आएगा डीमॉड्यूलेशन। क्या आएगा? डीमॉड्यूलेशन। क्या आएगा? डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, वी मॉड्यूलन। क्या आ जाएगा? वी मॉड्यूलन। डीमॉड्यूलेशन क्या होगा? मॉड्यूलेटेड वेव में से, मॉड्यूलेटेड वेव में से कैरियर वेव और ऑडिबल और विजुअल वेव को अलग करने का प्रोसेस, ऑडिबल और विजुअल वेव को अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? डीमॉड्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कैरियर वेव विद ऑडिबल और विजुअल वेव इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। जब ऑडिबल और विजुअल वेव को कैरियर वेव से अलग किया जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? डीमॉड्यूलेशन। एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें श्रव्य या दृश्य तरंगों को वाहक तरंगों से अलग किया जाता है। मॉड्यूलित तरंग में उपस्थित
दृश्य और श्रव्य तरंगों को यदि वाहक तरंगों से क्या किया जाता है, अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विमॉड्यूलन कहलाती है। मीन्स अगर आपके पास क्या है, मॉड्यूलित तरंग है, मॉड्यूलित तरंग में से आपको दृश्य एवं श्रव्य तरंगों को अलग करना है और वाहक तरंगों को अलग करना है, तो ये प्रक्रिया विमॉड्यूलन कहलाती है। स्टूडेंट क्या कहलाती है, विमॉड्यूलन। क्लियर है, विमॉड्यूलेशन। अब इसी एक चीज पर एक डिवाइस वर्क करता है, उस डिवाइस के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे। तो वो डिवाइस आपका क्या है स्टूडेंट, मॉडेम। क्या है, मॉडेम। नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मॉडेम दो वर्ड से मिलकर बना है, मो और डैम। मो का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डैम का मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, मॉडेम दो वर्ड से मिलकर बना है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का मिश्रित रूप क्या कहलाता है, मॉडेम कहलाता है। कोई सा भी एक सूचना ले लेते हैं, कोई सा भी एक क्या ले लेते हैं, सूचना ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो मॉडेम इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट द वेव्स। एक ऐसा युक्ति जिसकी सहायता से किसी भी सूचना को मॉड्यूलित एवं डीमॉड्यूलित किया जा सकता है। अब कोई सा भी इंफॉर्मेशन ले लिए, यहाँ पे मॉडेम लगा दिए। मॉडेम जैसे ही लगाएंगे तो मॉडेम क्या काम करेगा, इस सूचना को कैरियर वेव के साथ क्या कर देगा, इस इंफॉर्मेशन को कैरियर वेव के साथ मिला देगा। मिलाने के बाद इसमें क्या जोड़ दिया जाएगा, ये इसको किसमें भेज देगा, चैनल में। किसमें भेज देगा, चैनल में। क्लियर स्टूडेंट। अब चैनल में भेजने के बाद यहाँ पर फिर से क्या लगा दिया जाएगा, मॉडेम लगा दिया जाएगा। ये मॉडेम क्या करेगा, जो सूचना यहाँ पे मिल रही है उसको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद कैरियर वेव और ऑडिबल और विजुअल वेव को अलग अलग कर देगा। अलग अलग करने के बाद हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब मान के चलो अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अमेरिका वाला व्यक्ति किसी इंफॉर्मेशन को मॉडेम की सहायता से चैनल में छोड़ देता है और चैनल से हम लोग मॉडेम की सहायता से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो मॉडेम एक बार क्या कर रहा है, हमारा ऑडिबल और विजुअल फ्रीक्वेंसी को ऐड करके कैरियर वेव के साथ ऐड कर दे रहा है और हम लोग उन दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके हमारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मॉडेम कहलाती है। मतलब मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कैरियर वेव के साथ ऑडिबल वेव को जोड़ भी देता है और जुड़े हुए वेव को अलग अलग भी कर देता है। क्लियर स्टूडेंट। इसका उपयोग जनरली इसमें किया जाता है, इंटरनेट जो चलता है स्टूडेंट, वाईफाई आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये मॉडेम के वर्क पे वर्क करता है। इसके लिए इसको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। आईपी एड्रेस मतलब होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका हिंदी मीनिंग नहीं है तो इंग्लिश में ही आपको समझना पड़ेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, एक मॉडेम जो आईपी एड्रेस क्या करता है, देता है, अगर दूसरे मॉडेम के पास भी अगर वही आईपी एड्रेस है तो इसके द्वारा भेजी हुई सूचना को ये क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। क्लियर। मीन्स अगर कोई सा भी मॉडेम क्या करता है, आईपी एड्रेस क्रिएट करता है और कोई सा दूसरा मॉडेम उस आईपी एड्रेस को क्या कर लेता है, कैप्चर करता है, तो ये जो भी इस मॉडेम से सूचना भेजी जाएगी वो ये दूसरा मॉडेम भी उस सूचना को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास वाला आईपी एड्रेस नहीं होगा तो ये मॉडेम कुछ भी सूचना भेजेगा तो दूसरा मॉडेम उसको क्या नहीं कर पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा। तो इसमें मॉडेम की क्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आईपी एड्रेस। क्या होता है स्टूडेंट, आईपी एड्रेस होता है। क्लियर। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन संचार के ढंग। ये दो प्रकार का होता है, पॉइंट टू पॉइंट और दूसरा हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। नाम तो सुना ही होगा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप अभी व्हाट्सएप में बहुत फेमस तौर पे है। बिंदु से बिंदु, बिंदु से बिंदु,
और दूसरा है आपका प्रसारण। तो टोटल दो प्रकार के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और एक है ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन? तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या होता है, संचार का एक ऐसा माध्यम जिसमें एक क्या बोलना चाहिए सेंडर रहता है और एक रिसीवर रहता है, मतलब एक व्यक्ति बोलता है और एक व्यक्ति सुनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। मतलब अगर मैं किसी भी एक व्यक्ति से कॉलिंग में बात कर रहा हूँ मोबाइल पे, जैसे पहले डिब्बे वाला फोन आता था, तो उस डिब्बे वाले फोन में अगर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति से बात कर सकता है, मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं जो चीज बोलूंगा सिर्फ अगर उसी व्यक्ति को समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, तो इसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोलेंगे। वन टू वन, मैन टू मैन मीन्स क्या बोलना चाहिए, एक व्यक्ति की बातों को सिर्फ एक व्यक्ति सुन सकता है, मतलब भेजने वाला भी एक, ग्रहण करने वाला भी एक, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे। और एक व्यक्ति भेज रहा है लेकिन लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ब्रॉडकास्ट। क्या कहलाएगा वो, ब्रॉडकास्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में भी वही होता है, सेंडर एक रहता है लेकिन रिसीवर कई रहते हैं। क्लियर हो गया? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट। क्लियर है? एक ऐसा मतलब क्या बोलना चाहिए, माध्यम जिसमें केवल एक प्रेषक और एक क्या रहता है, ग्राही रहता है, वो पॉइंट टू पॉइंट कहलाएगा। और जिसमें एक प्रेषक लेकिन बहुत ज्यादा ग्राही रहेंगे, वो क्या कहलाएगा, प्रसारण कहलाएगा। When there is only one sender and one receiver, then it is called point to point. And when there is one sender but a lot of receivers, then it is called broadcast. आज की डेट में सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जा रहा है, सभी को पता है, ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन का। हम लोग जो भी डाटा देते हैं, जैसे अभी हम YouTube में भी वीडियो डालते हैं, तो केवल एक व्यक्ति नहीं देख सकता, अनलिमिटेड व्यक्ति, जितने लोग चाहें उतने लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर? अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, एंटीना। इसमें आ जाते हैं एंटीना। पुराने समय में जब क्या नहीं था, डिश टीवी नहीं था, आपका टाटा स्काई नहीं था, एयरटेल टीवी नहीं था, तो उस समय लोग केवल किसका उपयोग करते थे, एंटीना का उपयोग करते थे, केवल दूरदर्शन चैनल देखने के लिए। अपने अपने घरों में किसका उपयोग किया जाता था, उनके द्वारा एंटीना का उपयोग किया जाता था। अभी भी आप लोगों को पुराने जितने भी घर होते हैं उनमें एंटीना देखने के लिए मिलेगा। एंटीना क्या करता था, दूरदर्शन का जो टावर रहता था, जैसे लंबे लंबे जो टावर रहते हैं, उस टावर से सिग्नल को कैच करने का काम करता था, जो आजकल एक एलएमवी बॉक्स से क्या किया जाता है, कैच किया जाता है। एलएमवी बॉक्स देखे होंगे, जब अपन डिश टीवी को देखते हैं तो डिश टीवी में एक क्या रहता है, बेलन आकार का सिलेंड्रिकल शेप का एक क्या लगा रहता है, आपका एक डिवाइस लगा रहता है, जिसको एलएमवी बोलते हैं। वो क्या करने के काम आता है, जो भी फ्रीक्वेंसी उस डिश के पैनल पे पड़ती है, उसको रिसीव करके किसको दे देता है, हमारे किसको दे देता है, एडेप्टर को, जो अपना रिसीवर लगा रहता है उस रिसीवर बॉक्स को दे देता है। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले के जमाने में इसका यूज भी किया जाता था, किसका उपयोग किया जाता था, एंटीना का। अब एंटीना क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी या बहुत कम फ्रीक्वेंसी के किसको, डाटा को क्या कर सकती है, रिसीव कर सकती है। एंटीना एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से उच्च आवृत्ति वाले क्या बोलना चाहिए, तरंगों को क्या करने के लिए, एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। द डिवाइस विच इज यूज्ड टू गेन और रिसीव द डाटा ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट? तो एंटीना का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो एग्जाम वाला क्वेश्चन अपन करेंगे। तो एंटीना का आता है हाइट निकालने के लिए, इसमें प्रूफ करने के लिए आता है d = √2HR। ये एक प्रूफ दैट है, ये पेपर में आता है। तो माना ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ हो गया, अर्थ का रेडियस कितना ले लेते हैं, कैपिटल R। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग एक लगा देते हैं सेंडर और एक यहाँ पे लगा देते हैं रिसीवर। यहाँ पे क्या मौजूद है, मान के चलते हैं सैटेलाइट, जो कितनी दूरी पर है, h कितनी दूरी पर है। ओके स्टूडेंट? तो हम लोग निकाल रहे हैं हाइट ऑफ एंटीना। माना ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस कितना है, R है। R से एक दूरी पर, ये P से एक दूरी पर एक सैटेलाइट मौजूद है। वो सैटेलाइट की मान के चलते हाइट कितनी है, h है। और यहाँ P से B पर और P से C पर एक क्या मौजूद है, एक रिसीवर और एक क्या मौजूद है, सेंडर, जो कितनी दूरी पर है, d दूरी पर है। तो रिसीवर और सेंडर के बीच की जो दूरी होती है
रिसीवर और सेंडर मतलब ट्रेसिक और ग्राही के बीच की जो दूरी होती है उसको d से डिनोट करना है, तो हमको प्रूव करना है कि d बराबर कितना होना चाहिए, √2HR। कितना होना चाहिए, √2HR। तो हमको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल AOC, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सो AO का स्क्वायर कितना दिया स्टूडेंट, R प्लस H। कितना दिया है, R प्लस H का होल स्क्वायर। कितना दे दिया, R प्लस H का होल स्क्वायर। OC का स्क्वायर, तो OC अपना क्या है, रेडियस है, तो ये हो गया R स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। तो R प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो R प्लस H के जगह में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2HR इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। R स्क्वायर कैंसिल, H स्क्वायर प्लस 2HR इज इक्वल टू कितना हो गया, AC का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना हुआ, 1। कोई डाउट स्टूडेंट? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम लोग छोटा वाले ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल APC, तो इसमें भी 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला H स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये भी AC के इक्वल है, ये भी AC के इक्वल है, तो H स्क्वायर प्लस 2HR इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। H स्क्वायर कैंसिल, 2HR इज इक्वल टू कितना हो गया, D स्क्वायर, या D इज इक्वल टू रूट ओवर कितना हो गया, 2HR। कितना हो गया स्टूडेंट, 2HR। इसका मतलब कि अगर हाइट ऑफ जो एंटीना रहेगी, एंटीना की जो लंबाई रहेगी, दूरी रहेगी, वो हाइट ऑफ सैटेलाइट के इतने वैल्यू के इक्वल होगी। क्लियर स्टूडेंट? होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसारण। तो सबसे पहले इस चीज को पढ़ने से पहले जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ का जो क्या होता है स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल जो होता है, उस वायुमंडल को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रोपोस्फेयर, क्या होता है ट्रोपोस्फेयर। दूसरा होता है तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा होता है तुम्हारा मेसोस्फेयर, क्या होता है मेसोस्फेयर। और चौथा होता है तुम्हारा आइनोस्फेयर। क्या होता है, आइनोस्फेयर। क्लियर? तो टोटल वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल जिसमें ओजोन भी प्रेजेंट है, और चौथा होता है आयन मंडल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइनोस्फेयर। याद रखेंगे, आइनोस्फेयर के बाद कोई सा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस लेयर को क्रॉस नहीं करता। इसमें टकराने के बाद क्या आ जाता है, हमारे पास वापिस आ जाता है। तो वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं, वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आइनोस्फेयर। क्या होता है स्टूडेंट, आइनोस्फेयर, आयन मंडल। जितनी भी रेडियो तरंगे रहती हैं, कभी भी आयन मंडल को, आइनोस्फेयर को क्रॉस नहीं करती है, वहां पे जाके टकराती है और रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके वापिस किसकी तरफ आ जाती है, प्लैनेट्स की तरफ आ जाती है, अर्थ की तरफ आ जाती है। तो इसके आधार पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मोशन को 3 भागों में बांटा गया है। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन। भूतरंग संचार, व्योम तरंग संचार और आकाश तरंग संचार। इसका मतलब क्या है, जैसे ये अर्थ है तो यहाँ पर जितनी भी रेडियो वेव्स रहेंगी, अगर अर्थ के अनुदिश चलेंगी, अलोंग द अर्थ, मतलब जिस तरीके से अर्थ है उस तरीके से अगर ये क्या करेंगी, मोशन करेंगी इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। एक ऐसा तरंग संचार, एक ऐसा वेव प्रोपगेशन जिसमें रेडियो वेव्स अर्थ के अनुदिश चलेंगी। जिस तरीके से अर्थ है, जहाँ पे प्लेट है वहाँ पे प्लेट रहेगा, जहाँ पर उभारू रहेगा वहाँ पर ऐसे चलेंगी। मतलब जिस तरीके से अर्थ का स्ट्रक्चर है, यदि उस तरीके से रेडियो तरंगे गति करती हैं, मोशन करती हैं, तो इसको हम लोग भूतरंग संचार या फिर ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। स्काई वेव प्रोपगेशन क्या होता है, ये आपका हो गया
अर्थ से रेडियो वेव्स को क्या कर दिया जाएगा, ऊपर की तरफ भेजा जाएगा। आयन मंडल यहाँ पे प्रेजेंट है, आइनोस्फीयर प्रेजेंट है। आइनोस्फीयर में टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में अगर पहुंच जाती हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन। सबसे पहले अर्थ से रेडियो वेव निकलेगा, जाके आयन मंडल में टकराएगा, आइनोस्फीयर में टकराएगा और वहां से रिफ्लेक्ट होके अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में अगर पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा, पृथ्वी के अलग अलग भागों में पहुंच जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्काई वेव प्रोपगेशन। क्या कहलाएगा, स्काई वेव प्रोपगेशन, व्योम तरंग संचार। और तीसरा हो जाता है स्पेस वेव प्रोपगेशन, आकाश तरंग संचार। इसका मतलब ये अगर हमारा अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, एंटीना। क्या लगा दिया गया है, एंटीना। अब एंटीना या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर हमने लगा दिया है। अब ट्रांसमीटर से कोई सा भी क्या निकलेगा, रेडियो वेव्स निकलेगा। किसके पास चला जाएगा, सैटेलाइट। किसके पास चला जाएगा, उपग्रह। और उपग्रह इस सैटेलाइट को गेन करेगा और इतनी ही फ्रीक्वेंसी की रिसीवर को क्या कर देगा, ये वापस हमारे डाटा को, इंफॉर्मेशन को सेंड कर देगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्पेस वेव प्रोपगेशन। मतलब ये तरंगे क्या रहती है, विशुद्ध रहती हैं, लगातार ग्राउंड में क्या करती रहती है, गति करती रहती हैं। तो इसको ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलेंगे, भूतरंग संचार बोलेंगे। ये तरंगे आयन मंडल तक चली जाती हैं, वहां से टकराने के बाद अलग अलग पृथ्वी के रेंज में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको बोलेंगे स्काई वेव प्रोपगेशन। यहाँ एंटीना के माध्यम से हम लोग सूचना को सैटेलाइट तक भेज देंगे। तो इस सैटेलाइट में एक आईपी एड्रेस प्रेजेंट रहेगा, उस आईपी एड्रेस को जो भी डायल करेगा वो सूचना उसके पास पहुंच जाएगी। तो ये स्पेस वेव प्रोपगेशन। मतलब अगर भूतरंग मतलब पृथ्वी के सतह पर गति करेगी, व्योम तरंग आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, और आकाश तरंग सैटेलाइट के पास जाएगी और सैटेलाइट से हमको प्राप्त होगी। क्लियर। इसमें रिसीवर, ट्रांसमीटर, सैटेलाइट तीनों की आवश्यकता होगी। इसमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको सेंडर की। बाकी रिसीव अपने जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये आपका भूतरंग संचार किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन। क्लियर स्टूडेंट, ये लाइन टू लाइन कम्युनिकेशन से हो जाता है। इसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, इंटरनेट में दो कंप्यूटर को बिना किसी इंटरनेट की सहायता से जोड़ने के लिए। क्लियर हो गया, जिसको सर्वर एंड रिसीवर बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, एफएम रेडियो 98.4 कहीं पे भी बजाओ सेम बजेगा। क्लियर हो गया। और इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, मॉडेम के रूप में। मॉडेम हो गया, इंटरनेट हो गया, आपका जो 4G, 3G, 5G, 6G सुन रहे हैं, वो सारा किसका एग्जाम्पल है, स्पेस वेव प्रोपगेशन का। इसमें डाटा अर्थ के लेवल पे मोशन करेगा। इसमें जो डाटा रहेगा वो किसके लेवल पे मोशन करेगा स्टूडेंट, इसमें जो लेवल रहेगा वो रहेगा आइनोस्फीयर तक जाएगा, उसका जिसको जो डाटा चाहिए वो रिसीव कर लेगा। और इसका उपयोग ये डाटा एंटीना से सैटेलाइट को देगा, सैटेलाइट से हम लोग उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। तो जानते हैं हमारे पास अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट प्रेजेंट है, मून। लेकिन उस मून की सहायता से हम लोग अर्थ के बारे में विस्तृत जानकारी, मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते। तो अलग अलग देश वाले, अलग अलग कंट्री वाले, अलग अलग एरोनॉटिक्स सेंटर वाले अलग अलग सैटेलाइट को किस पे सेंड कर रखे हैं, अर्थ के ऑर्बिट पे सेटल कर रखे हैं, जिससे वो दूसरे देश की जानकारी, मौसम की जानकारी, क्लाइमेटिक कंडीशन की जानकारी या आपदा से बचने के लिए, जितने भी क्या बोलना चाहिए प्रॉब्लम से उनसे बचने के लिए, दूसरे देशों के ऊपर निगरानी रखने के लिए क्या करते हैं, उन सैटेलाइट का यूज करते हैं। उस सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। मतलब ऐसे सैटेलाइट जो साइंटिस्ट लोगों के द्वारा अर्थ के ऑर्बिट पे सेटल किए गए हैं, उस सैटेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट या कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह को टोटल दो भाग में बांटा गया, एक होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। संचार उपग्रह क्या होता है स्टूडेंट, हमारे द्वारा भेजे गए किसी भी डाटा को यह उपग्रह गेन करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद रिसीवर को वापिस पहुंचा देता है। जैसे मैं शक्ति में हूँ, शक्ति में रहकर अगर मैं किसी डाटा को क्या करता हूँ, इंटरनेट में अपलोड करता हूँ, तो आप लोग अगर बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी भी एरिया में मौजूद हैं, तो उस डाटा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसके हेल्प से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या संचार उपग्रह के। मतलब एक व्यक्ति किसी एक स्थान से रहकर यदि किसी डाटा को किसी उपग्रह में प्रेषित करता है और प्रेषित किए हुए इंफॉर्मेशन को, सूचना को यदि वह उपग्रह पूरे सभी ओर बराबर रूप से क्या कर देता है, बांट देता है, पहुंचा देता है,
तो क्या कहलाता है, संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट। द सैटेलाइट विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर ऑल द गिवन डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका उपयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है स्टूडेंट, किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड करने के लिए। इसी से मोबाइल चलता है, इसी से 3G 4G वाले आपके एंड्रॉइड फोन्स चलते हैं, इसी से टेलीविजन चलता है, इसी से रेडियो चलता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक सबसे बड़ा माध्यम है अपनी सूचनाओं को, चाहे ऑडिबल रहे, विजुअल रहे, कुछ भी रहे, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। दूसरा हो जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ क्या घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर हो गया, वेस्ट टू कैसा घूमता है, ईस्ट घूमता है। तो ये सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है और 24 घंटे में एक राउंड क्या कर देता है, पूरा कर देता है। एक ऐसा सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट दिशा में घूमता है और 24 घंटे में ये भी पृथ्वी के एक चक्र पूरा कर लेता है, जिसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या तुल्यकाली उपग्रह या भू संचार उपग्रह। इसका उपयोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्लाइमेटिक कंडीशन को, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए, या आपका जो भी आपदा आने वाली है उसको प्राप्त करने के लिए, या दूसरे देशों को निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग किया जाता है। एक ऐसा सैटेलाइट जो 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। द सैटेलाइट विच कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इन 24 आवर्स। 24 घंटे में यदि कोई सैटेलाइट एक चक्र पूरा कर लेता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। क्लियर। ये जनरली मौसम की जानकारी के लिए, रिमोट सेंसिंग के लिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब लास्ट 3 टॉपिक्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, 4 टॉपिक्स बचा, सॉरी। आयाम मॉड्यूलन, आयाम मॉड्यूलन। दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आवृत्ति मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन। तीसरा फेज मॉड्यूलेशन। कला मॉड्यूलन। एक और होता है स्टूडेंट बट उसको पढ़ते नहीं है, पल्स मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलन। लेकिन ये आपकी टॉपिक से हटाया जा चुका है तो इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है जीपीएस। क्या जाता है, जीपीएस। जीपीएस का नाम सबने सुना होगा, तो पहले मैं आप लोगों को जीपीएस ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीपीएस क्या होता है, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था। जीपीएस को हिंदी में बोलते हैं विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका उपयोग क्या किया जाता है, किसी भी चीज को ट्रेस करने के लिए। कोई सा भी व्यक्ति या वस्तु किस जगह पर स्थित है, इस चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग जिस डाटा का यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, जीपीएस कहलाता है। अगर किसी भी बाइक में, व्यक्ति के में, या फिर किसी भी क्या बोलना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में जीपीएस को लगा दिया जाता है तो हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं कि वो पृथ्वी के किस जगह पर मौजूद है। इसका उपयोग आज के डेट में हम लोग गूगल के रूप में करते हैं, गूगल मैप्स के रूप में, जनरल मैप के रूप में जीपीएस सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी चीजें कहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जीपीएस। जीपीएस को आप लोग बुक से रीड करेंगे, डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज जीपीएस आता है तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मानव स्थानक व्यवस्था को, विश्वव्यापी स्थानक व्यवस्था को जीपीएस बोलते हैं। इसकी सहायता से किसी भी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति का क्या किया जा सकता है, मान ज्ञात किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि वो कहाँ पर मौजूद है। क्लियर। तो जीपीएस और पल्स मॉड्यूलेशन को हटाते हुए हमारे पास टोटल 3 प्रकार के मॉड्यूलेशन है। यह है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलन के प्रकार। तो सबसे पहला आयाम मॉड्यूलन क्या होता है, यदि कैरियर वेव को, वाहक तरंगों को क्या किया जाता है,
आयाम मॉड्यूलित करके किसमें मॉड्यूलित किया जाता है, आयाम के तौर पर यदि मॉड्यूलित किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी प्लस फेज दोनों क्या रहते हैं, सेम क्या रहते हैं, दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। लेकिन कैरियर वेव किसके तौर पे मॉड्यूलित किया जाता है, यदि एम्पलीट्यूड के तौर पे मॉड्यूलित किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, आयाम मॉड्यूलन। एक ऐसे मॉड्यूलन की प्रक्रिया जिसमें कला और आवृत्ति को नियत कर दिया जाता है और वाहक तरंगों को आयाम के हिसाब से मॉड्यूलित किया जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, आयाम मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलन क्या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों को आयाम के हिसाब से मॉड्यूलित किया जाता है, आवृत्ति एवं कला क्या रहती है, समान रहती है, नियत रहती है। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन को आयाम मॉड्यूलन कहते हैं। When carrier waves are modulated with the help of amplitude only, when carrier waves are modulated with amplitude only and phase and frequency are remains constant, phase and frequency are remain constant, then it is called amplitude modulation. Okay, frequency modulation क्या होगा, जब कैरियर वेव को आवृत्ति के हिसाब से क्या करेंगे, अगर मॉड्यूलित करेंगे, किसके हिसाब से मॉड्यूलित करेंगे, आवृत्ति के हिसाब से मॉड्यूलित करेंगे, और एम्पलीट्यूड मतलब आयाम और फेज दोनों क्या रहेगा, आपका नियत रहेगा। अब इसमें किसको नियत कर दिया जाएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वाहक तरंगों को आवृत्ति के हिसाब से मॉड्यूलित करते हैं और एम्पलीट्यूड और फेज दोनों आपका कांस्टेंट रह जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, आवृत्ति मॉड्यूलन। द मॉड्यूलेशन इन विच carrier waves are modulated with the help of frequency, carrier waves are modulated with the help of only frequency and amplitude and phase remains constant, then it is called frequency modulation. एक ऐसा मॉड्यूलन जिसमें सिर्फ आवृत्ति को मॉड्यूलेट किया जाता है, किसके में, कैरियर वेव में, लेकिन ये दोनों आपके क्या रहते हैं, अकेले बचे हुए रहते हैं। तीसरा वाला भी वही हो जाएगा, जब कैरियर वेव को किसके साथ, सिर्फ कला के साथ मॉड्यूलेट किया जाएगा, किसके साथ मॉड्यूलेट किया जाएगा, केवल कला के साथ मॉड्यूलेट किया जाएगा, और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों आपके क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मतलब आयाम एवं क्या बोलना चाहिए, आवृत्ति दोनों नियत रहेंगे, सिर्फ आपका कला मॉड्यूलेट होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, फेज मॉड्यूलेशन। द मॉड्यूलेशन इन विच कैरियर वेव्स आर मॉड्यूलेटेड विद द हेल्प ऑफ फेज ओनली एंड एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन। सबसे ज्यादा उपयोगी होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसका एक क्वेश्चन आता है, व्हाई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर हम लोग अपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।